नाउ मूव ऑन टू अवर हेल्थ Alright. सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट में आज हम कुछ अहम मौजू पे बात करेंगे, जी. स्पेशली बच्चों के हवाले से बात की जाएगी, बच्चों के डाइट के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से। क्योंकि जो बच्चों के पैदाइशी साल से लेकर Yes. और 5 साल की उम्र होती है, उसमें बच्चों की न्यूट्रिशन जो है ना, वो यार सिर्फ बहुत ज़रूरी होती है, Absolutely, Amara. क्योंकि वो पूरी उनकी लाइफ की जो है ना हेल्थ पे डिपेंड करती है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सलमान दरवेश साहब, होम्यो फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया बहुत और शुक्रिया। इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बच्चों के जो पैदाइशी साल से लेकर 5 साल की उम्र होती है, उसमें न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है? बहुत शुक्रिया आप दोनों एंकर्स का कि आपने यहाँ मदू किया, और चैनल आपका 5 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये एक पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके बात करूँगा, और जिस सूबे में हम रह रहे हैं, सूबे सिंध के अंदर, ये एक बड़ा उठता हुआ सवाल है जी। जिसका जवाब इस तरह समझ लें कि हमारे यहाँ हुकूमत जो है मुख्तलिफ प्रोसेस में दे रही होती है। कहीं पे इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, कहीं पे विटामिन्स दे रहे होते हैं, कहीं पे और दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन ये हल नहीं है। हल असल में ये है कि कॉज का पता चलाया जाए कि आखिर ऐसा क्या मसला दरपेश आया कि जो बच्चा है वो जो है अनेबल जो है वो पैदा हुआ, या स्पेशल पैदा हुआ, या कोई भी कंडीशन है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि जिस वक्त बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, ये बड़ी ध्यान करने वाली बात है कि वही असल वक्त होता है कि जिस वक्त डिलीवर हो रहा होता है, और डिलीवर करने वाली जो डॉक्टर है, जो गायनोलॉजिस्ट है, अगर वो बेहतर तरीके से डिलीवर करती है, तो क्योंकि बेबी का सर सबसे पहले आउट होता है, तो अगर वो किसी तरह से कोई रग प्रेस हो जाए, चोट लग जाए, तनाव किसी किस्म का आ जाए, रग खिंच जाए, तो उससे क्या होता है कि पूरे बच्चे की ज़िंदगी स्टैंड करती है उस पैदाइश के वक्त पर। बिल्कुल। सेकंड वन क्या होता है कि उस बच्चे के ऑक्सीजन का इशू आता है कि उसका रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स रोने के वक्त पे रोएगा नहीं, उसको रुलाना पड़ता है ताकि उसकी ऑक्सीजन लेवल चले। अब ये दो चीज़ें जब एक्टिव होती हैं, ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, तो बच्चा सेहतमंद कहलाता है। मैं फिर यही कहता हूँ कि डिलीवरी के वक्त एहतियात इसलिए ज़रूरी होती है कि बहुत सारे, अब तो खैर सिस्टम ही तब्दील कर दी है, अब तो सीधा सीधा जो है वो पेट चेक करें, ऑपरेशन करें और बेबी डिलीवर करके दे दें। फैशन में अब तो कर दिया गया इसको। अब ये वक्त ना लगाया जाता है, ना समझा जाता है। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि जो कुदरत ने एक निज़ाम बनाया, उस निज़ाम से हट कर आप एक चीज़ को बेसिकली यू आर टेलिंग कि आप ये कॉम्प्लिकेशंस वहीं से शुरू हो जाती हैं जैसे ही वो दुनिया में आता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले फेज़ की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि चलें, ये तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ अभी भी अवेयरनेस नहीं है, बच्चे को क्या देना है, क्या नहीं देना, ये भी नहीं पता होता। और फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसकी ग्रोइंग एज स्टार्ट होती है, वो तो पैदाइश के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक सर्टन एज में जब वो फूड कंज्यूम करना शुरू भी कर देता है, उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं उसके बॉडी में जा रही होती हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, माल न्यूट्रिशन की वजह से वो हाइट पे उसका जो है असर पड़ता है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। एक तो आपने बता दिया कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, अब प्लस की जब पेरेंट्स की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो तो आपको पता है कि जो कल्चर आजकल आ चुका है, जिसके ऊपर आप और हम पता नहीं सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं, इसको कैसे कर्टेल किया जाए, ये जरा चाहूंगा मैं इसको। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हम आ जाते हैं बच्चे की 3 साल की उम्र पे। बिल्कुल ठीक है। हम वहाँ से छोड़ देते हैं, मदर फीड पे चल रहा है, उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि तो कि हेल्थी प्रोसेस है, हम उस पर बहस नहीं करते। हम ये करते हैं कि हम 3 साल के बच्चे पर जब आते हैं, तो ये बच्चा घुटनों घुटनों भी चलने लगता है, या थोड़ा सा अपने आप को प्रॉपरली अपने आप को चलना शुरू कर देता है। तो ऐसे बच्चे जो 2 साल से 3 साल से उम्र में होते हैं, इन बच्चों की एक आदत होती है मिट्टी में खेलने की, इन बच्चों की एक आदत होती है घर में पड़ी चीज़ें उठाने की और सीधा मुंह में लेने की। तो इसमें जो वायरल होता है, ये वायरल बच्चे के जब पेट में जाता है तो वो इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे जो मोशन होते हैं उस मोशन को ईजी लिया जाता है जर्नल दवाओं के जरिए से। उस पे कॉज का नहीं पता किया जाता कि उसके साथ मसला क्या हुआ है, उसकी कॉज क्या हो रही है। मोशन हो रहे हैं, सीधे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने दवा दी, मोशन रुक गए। मसला ये वो बच्चा तो नहीं रुक रहा जिस बच्चे को रुकना चाहिए। अब मसला क्या हो रहा है कि अंदर हाइड्रेशन इश्यूज होना शुरू हो गए उस बच्चे को, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। जब हाइड्रेशन इश्यूज आएंगे तो लामहला बात है कि बॉडी में से प्रोटीन और कैल्शियम सक होना शुरू हो जाएंगे, और बच्चा सूखे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बेटर जो इशू चल रहा होगा हाइट का, जो फितरतन चल रहा होगा, वो सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कैल्शियम डैमेज होना शुरू हो जाएगी, और वो एक्टिव नहीं होगी।
और जब तक ये एक्टिव नहीं होगी, लामहला बात है कि बच्चा अपने दिमाग को तो ग्रो कर रहा है, दिमाग उसका चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन उसका हाइट उसकी रुक जाती है। देखिए इस उम्र में दो सबसे बड़ी वजूहत होती है। एक ने दिमाग को तो ग्रो कर रहा है, दिमाग उसका चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन उसका हाइट उसकी रुक जाती है। देखिए इस उम्र में दो सबसे बड़ी वजूहत होती है। एक सबसे बड़ी वजह होती है बच्चा कोई हादसा अचानक देख ले, तो वो सदमे से बहुत सारे उसके डैमेजेस अंदर ऐसे हो जाते हैं कि जिससे उसकी हाइट ब्लॉक कर जाती है या उसको डर और खौफ का एक पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ वालिदैन जो स्पेशली अपने बच्चों का ख्याल उस तरह नहीं रखते जिस तरह से हक है रखने का, रखना चाहिए। मैं ये सब वालिदैन को नहीं कह रहा, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है बच्चे अगर 2-3 हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है मैनेज करना होता है, उसको भी संभालना है, उसको भी देखना है। कॉलर है, आपसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइएगा। मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल। जी इकबाल साहब बोलिए, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जो मेरी जो बेगम है ना, उसकी जो एडी है, उसकी जो हड्डियां है ना, जो बारीक एडी वाली साइड पे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, तो इलाज तो बहुत करवा लिया है उसका। आप दोबारा दोहराइएगा अपने मसले को। पाँव की एडी होती है ना, पाँव की एडी, जी जी, जिसकी हड्डियां छोटी छोटी बढ़ रही है, इसमें कराए हमने 4-5। अच्छा ठीक हो गया, बढ़ने की हाँ बात जी, कर रहे हैं। ओके ओके। और अच्छा, एक मिनट बताते हैं। ये देखना पड़ेगा, अभी बड़ा कैल्शियम एक accumulate कॉमन होगी। इशू है हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंध के अंदर ऐसा कोई इशू हमें मिले या कराची में मिले। मुल्तान से वैसे कॉल कर रहे जी, इसमें ये होता है कि इसमें आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आपके जिगर के निज़ाम की कमज़ोरी है कि वो प्रॉपर तरीके से उस फुजले को प्रॉपर जो है वो गुर्दे तक नहीं पहुंचा पाते ब्लड के ज़रिए से, जिससे वो डैमेज होना या डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमें परवरदिगार ने नेफ्रॉन के नाम से एक छलनी दी है जो गुर्दों के ऊपर सफाई का काम करती है, फिल्टर का काम करती है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। अब मसला ये हो रहा है कि वो ये अप एंड डाउन पे है, एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है। अगर इसमें किसी एक में भी खराबी पैदा होती है तो यूरिक एसिड अपने जोबन पर पहुंच जाता है और वो बाकायदा तौर पर हड्डियों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। अच्छा, पेशेंट को अमूमी तौर पे लग रहा होता है कि उसकी हड्डियां बढ़ रही हैं, जबकि वो हड्डियां नहीं बढ़ रही होती। जो स्किन के दरमियान एक मेटल गैप है ना, वो भर रहा होता है, तो उससे वो एक सूजन और एक फूला सा और एक महसूस होता है। लेकिन तकरीबन ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं स्पेशली कि जिसमें बाकायदा हड्डियों की नोकें एक्सरे के अंदर बढ़ी हुई आई हैं, तो वो डेड सेल होते हैं, वो बूंस नहीं बढ़ रही होती क्योंकि वो एक लिमिट के हिसाब से कहीं पे ये कैल्शियम भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से कीले बन जाती हैं। तो लोग कहते हैं कीले जो वो निकल रही हैं वो कैल्शियम एक्यूमुलेट। बिल्कुल इसी तरह से ही है। और इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छी होम्योपैथिक में दवा जो मौजूद है वो किलकेरिया फ्लोर के नाम से 6x में आप इसको लें और साथ साथ इसके फाइटोलैका 30 में इस्तेमाल करें। ये दोनों दवाएं आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें। किलकेरिया फ्लोर के अंदर कुछ ऐसे अज्जा, क्योंकि ये सॉल्ट है, कुछ ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इसके एंटी काम करते हैं और उस कैल्शियम को और उस एक्स्ट्रा बूंस को डिसॉल्व कर देते हैं। जी, टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। हाँ। इससे पहले जो बात हो रही थी वो बच्चों के हवाले से हो रही थी। अब आपने एक बात कही कि देखिए सबसे पहले तो खुराक का ख्याल रखना है, आपने चीज़ों की निशानदेही की, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हमारा एक ये जहन बन चुका है, हमारी ये सोच डेवलप हो चुकी है कि हमें हर मसले का हल दवा में तलाश करना है। ऐसा क्यों है, इसका बताएं। और फिर एक और सवाल जो हमेशा करता हूँ वो ये कि क्या ये मुमकिन है वो शायर कहता है ना कि जुल्म भी रहे और अमन भी हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये परहेज़ भी ना करें, वो जो खुराक ये दे रहे हैं, फूड पांडा से आ रही है, इधर से आ रही है और जहाँ से आ रहे हैं, ये भी चलता रहे और दवाई भी रहे, तो काम बन जाए? क्या ऐसा मुमकिन है? पहले तो चाहूँगा इस पर बात। देखिए, अब हम आते हैं एज 3 to 5 पे आ जाते हैं। 5+ पर हम आते हैं तो सबसे जो जहरीला मादा हम अपने बच्चों को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करा रहे हैं वो है कोल्ड ड्रिंक, जिसके अंदर बच्चों की मिकदार की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जो कुदरती तौर पे पैदा कर रही है। उस पर हम जो है उससे लड़ रहे हैं और अपने बच्चों को तकलीफ और नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं जी? आप कोल्ड ड्रिंक जो दे रहे हैं उसमें शुगर भी है, उसमें सोडियम भी है, उसमें एसिड भी है, जो बच्चे की बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसकी हड्डियों को जो है भुरभुरा कर रहे हैं। जैसे हमारे एक बीमारी है बेरी के नाम से, जिसमें बच्चों के पैरों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं।
ठीक Excuse है, me. उसमें बच्चा जो है पैर सही से रख नहीं पाता और एड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं या पंजे जी। सिकुड़ जाते हैं या पैर सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो इन्हीं चीज़ों का है जो हम I see. अपने बच्चों को वो ग़िज़ा दे रहे होते हैं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं तो फिर अभी जो ये पाउडर मिल्क आते हैं, ये सबसे बड़ा जहर है जिसको हम समझते हैं बहुत आसान है जी, यूं घोला और यूं दे दिया। छोटे छोटे बच्चों को आप बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ये सूखे दूध Formula देते milk है, हैं, देखें ये दूध तो असल में है ही नहीं, ये तो बेसिकली केमिकल है। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जो बच्चे के जिस्म में वो चला रहे जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। हर चीज़ का डिफाइन निज़ाम उसके अंदर मौजूद है। जैसे आपको टॉन्सिल्स मौजूद जी। हैं, टॉन्सिल्स क्या हो रहे हैं जी कि अगर कोई भी वायरल जाता है वो फौरी तौर पर टॉन्सिल्स उससे रोकते हैं और बुखार की कैफियत बच्चे पे तारी हो जाती है। जी। तो क्या होता है, बड़ी बीमारी से वो बच जाता है, सेव हो जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े सारे निज़ामात रखे हुए हैं। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारा जो नसीब ख़राब है वो ये है कि हमें जो अब वो दादा दादी और परदादा दादी वाले जो लोग हैं ना वो नहीं है। अब नई जनरेशन है, नए माँ बाप हैं, नए सिरे से उनको इन चीज़ों का शायद नहीं मालूम, और मालूम है भी तो हम इग्नोर कर देते हैं। जी। अब हमारे लिए क्या है जी कि पिज़्ज़ा आ गया, जिंगर बर्गर आ गया, हमारे पास रोस्ट आ गया, हमने अपने बच्चे को रोटी से हटा दिया, जो कि कुदरती एक अज्जा मौजूद है। छोटे बच्चों को 3 साल से रोटी खिलाना शुरू कर दी जाती है गांव देहात में आप बिल्कुल जाएं ऐसा तो। ही। लेकिन हमारे यहाँ शहर में क्या खिलाई जा रही है, डबल रोटी खिलाई जा रही है। हमारे यहाँ शहर में क्या खिलाया जा रहा है, पिज़्ज़ा खिलाया जा रहा डोनट्स खिलाए है। जा रहे हैं। हमारे शहर में क्या है जी, नूडल्स खिलाए जा रहे हैं। अब बच्चे का जो मैदा है वो कुदरत ने उसी हिसाब से बनाया है। नूडल्स को हजम होने में टाइम लगता है, डबल रोटी को हजम होने में टाइम बहुत लगता है, ज्यादा इन टाइम सारी लगता चीज़ों को हजम होने में टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि हम जिद्दत में आते जा रहे हैं, मतलब हमारा बच्चा, हमें बताना है हमारा बच्चा तो पिज़्ज़ा खाता है, आपको तो पता होना चाहिए ना, बच्चा हमारा तो रोटी वोटी नहीं खाता। एब्सोल्युटली राइट के कि रात वो को बच्चे order कर हमारे लेते ऑर्डर हैं। कर देते जी हैं, हाँ। 3 बजे भी उन्हें भूख जो लगती अभी है आपकी तो वाली order कर बात देते हैं। हम कर रहे थे कि जो है फूड पांडा वगैरह से और दूसरी जगहों से जी, जो जी। खाने मंगाए जाते हैं, देखें ये गैर सेहतमंद खाने होते हैं, इनसे कोई सेहत नहीं बनती। आपको ये नहीं मालूम कि अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं यार, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब तो रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जगह होती नहीं है उनके अंदर, छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, नाम बड़े होते हैं। अब क्या होता है जी, फुटपाथ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, घर में दस्तरखान पे नहीं खा सकते। अभी मैं आपको एक रेस्टोरेंट है, हमारा इत्तेफाक हुआ, जाना हुआ, दोस्तों की एक दावत थी, पता चला भाई बाहर फुटपाथ पे वो दस्तरखान लगे। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे अरे यार नाम है। अबे मैंने कहा नाम है तो भैया नाम का क्या करें, सही बात है। मतलब ये हो क्या रहा है। तो ये लोग फखर से बैठ के खा रहे हैं, हजारों रुपया दे के आ रहे हैं। तो कम से कम आप इतना खाना घर पे भी बना सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुशी से खा सकते हैं। यही पैसा थोड़ा सा अपने बच्चों की एंटरटेनमेंट में लगा दें, उनको घुमाने फिराने में लगा दीजिए, जो खाने में आप 12-15 हज़ार जो है खर्च करके आते हैं। हम आते हैं अपनी बात की तरफ कि यहाँ पर आके इन चीज़ों से ख़ास करके कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एक्स्ट्रा जो चीज़ें जैसे चॉकलेट हो गए, पापड़ हो गए, मुख्तलिफ तो 10-20 कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो सस्तों के नाम पे, क्योंकि अब ज़ाहिर जो ब्रांडेड कंपनी है वो महंगी हो गई, ठीक है जी, 50 रुपए की, 100 रुपए की और 200 रुपए की, इस तरह करके वो चले। लेकिन अब अनब्रांडेड क्या करते हैं, 10 रुपए में 5 रुपए में, 10 रुपए में 5 रुपए में वो आपको इजीली बच्चों को वो चीज़ मिल गई जो वो चाह रहे थे। अच्छा, मैं तो डॉक्टर साहब वैसे किसी के भी फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो ब्रांडेड हो अनब्रांडेड हो, कोई भी हो, ये बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि अब आप ये देखें कि ये जो बड़ी मशहूर, विदाउट नेमिंग एनी प्रोडक्ट, ये जो चिप्स होते हैं ये होते हैं, मैं इसमें सोडियम देख रहा था, अमाउंट ऑफ सोडियम ये बच्चे जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि वो इतना सोडियम होता है कि आप सोचें कि आपके पूरे एक हाथ में नमक, जिसकी बात नमक कहते हैं, बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो, नमक की बात कर रहा हूँ मैं, इतना नमक उसके अंदर होता है कि आप पूरे हफ्ते में इतना नमक कंज्यूम नहीं करते जितना वो एक चिप्स के पैकेट में कंज्यूम कर लेता है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, जितने हाई सोडियम यूज़ करेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में जाके उसने करना क्या होगा। अब आप देखें ना, अब आपको मैं बताऊं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आजकल, आपको पता है लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। अभी उनकी एज नहीं है, 18 तक नहीं आ रहे वो, एकदम से बेहोश हो जाना, एकदम से शुगर लेवल गिर जाना, एकदम से हड्डियों में दर्द का हो जाना। उसकी वजूहत ये है कि दिल तो बंद नहीं हो रहा, लेकिन दिल को मसले पैदा हो रहे हैं, पल्पिटेशन में दिल को प्रॉब्लम आ रही है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को जिस्म तक पहुंचाने में। ये सारी चीजें कौन समझाएगा, ये सारी चीजें बड़े समझाएंगे, ये सारी चीजें वालिदैन समझाएंगे कि बेटा अच्छा। अब मसला क्या हो रहा है कि जो लिस्ट मिल रही है घर से, उसमें सारी वो चीजें मौजूद हैं जो नुकसानदेह, लाने वाला कौन है, मर्द। अगर वो समझदारी से काम ले, वो लेके ही ना आए, ना घर में वो चीज आएगी, ना आपको कोई परेशानी होगी। तो लेकिन अगर आपको आपने क्या किया जी कि बेगम ने कहा या फैमिली के किसी मेंबर ने, वालदा ने कहा, सिस ने कहा कि भाई ये लाना है, ये लाना है,
आपको तो पता है कि ये मुज़र सेहत है, आपको तो पता है कि नुकसान दे सकती है, आप मत लेकर आए, आप इसको अल्टरनेट लेकर आ जाएं जो आपको आसानी के साथ एक और मुयस्सर तरीका आ भी है, सकता अगर मर्द हजरात भी कुकिंग शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो जो खवातीन है वो मंगवाना कम कर दें, ऐसा भी हो सकता है। अच्छी सजेशन है, हो सकता है ये किसी खास शख्सियत की तरफ ये इशारा है, लेकिन ठीक है। हाँ। जी बिल्कुल हो सकता है जी, हो क्यों नहीं हो सकता है, सकता, करना हो चाहिए सकता है। वैसे, और अच्छा मैसेज है कि बिल्कुल एक अच्छा तासुर आएगा, नया तासुर आएगा, होना चाहिए, क्यों होना नहीं होना? चाहिए। इसके ऊपर अलग प्रोग्राम रखेंगे जी, अभी नहीं बात करते इसके ऊपर, आते हैं जी। अच्छा, एक और हमारा ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, वो एंजाइटी के हवाले से किया। अभी बड़ों में भी है, लेकिन बच्चों में ज्यादा, अभी आजकल जैसे ज्यादा स्कूल है, खुल और रहे हैं स्कूल ना, गोइंग बच्चों में बहुत ज्यादा हो गया है। ये स्कूल गोइंग बच्चों में जैसे भी ये बात कर रही हैं हमारा बिल्कुल ठीक, कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बच्चे सुबह उठ के स्कूल के लिए जैसे तैसे तैयार हो तो जाते हैं, कॉलर हैं मगर वो है, तैयार बात नहीं होते। कर पहले लिया कॉलर को शामिल कर लें जी। कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सादिक बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सादिक भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर ये बताइएगा, शुगर है, शुगर की जरा तो मैं बताइएगा जरा मसले थोड़े उससे ना कि इंसुलिन वगैरह जो लगाए जाते हैं, बिल्कुल तो ठीक है। उस बारे में जरा बताइएगा मुझे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप सवाल करना चाहें तो कर लीजिए। आपको कितने अरसे से शुगर है भाई? हेलो जी, ये शुगर कितने अरसे से आपको? ये तकरीबन मैं हो गए कि 8-10 साल हो गए। 10 साल। आपकी उम्र? जी मेरी 52। अच्छा, आप नाश्ते से पहले वाली और नाश्ते के बाद वाली बताएंगे कि कॉमन शुगर क्या रहती है आपकी? नॉर्मल शुगर तो सही रहती है, वैसे रात में जो होता है ना, रात में जरा थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको अभी बिल्कुल मैं बताता हूँ ओके आपको ना। ओके। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा देखिए, अब अमूमी तौर पे जो शुगर है इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से ले सकते हैं। मैं तकरीबन प्रोग्राम में ये कहता आ रहा हूँ कि शुगर का जो बेसिक है वो है खौफ, ओके डर। जी ठीक है, एक खौफ अंदर पैदा हो जाता है कि मुझे शुगर हो गई तो मेरी हड्डियां गलना शुरू हो जाएंगी, मेरा गोश्त गलना शुरू हो जाएगा, right. मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैं वजन मेरा गिरना शुरू हो जाएगा, मैं चीज़ें रख के भूलना शुरू कर दूंगा, जबकि कुछ नहीं हो रहा होता। डॉक्टर साहब एक काम ये करते हैं, कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, हमने वैसे ही आगे डायबिटीज़ के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करना है, इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर होगा। ज़ियाबतीस के हवाले से तफसील से गुफ्तगू करेंगे, उन साले जितने भी सारे सवाल आपके मौसूल हो रहे हैं ना उसके जवाब भी आपको देंगे। और इस पे क्योंकि आज का मौजूद थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, लेकिन आपको ज़रूर इसके बारे में मुख्तसरन बता देंगे कि होम्योपैथी के अंदर भी इसका इलाज मौजूद है और वो कैसा है ये आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब ज़रा हमें शेफ साहब की तरफ जाना होगा और वो हमारी बातें बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, मालूम नहीं हो क्या शायद उनका भी कोई सवाल होगा जी, उनकी भी हाइट नहीं बढ़ रही है। उनके बालों का मसला हो सकता है। जी शेफ। मैं असल में जो हमारे माशा डॉक्टर साहब बैठे हुए, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू अंदाज इनका माशाल्लाह हमेशा अच्छी चीज़, बहुत ज़बरदस्त। जब भी जिस दिन भी इनका सेगमेंट होता है उस दिन इतनी बेतहाशा कॉलें आ रही होती हैं कि सबको पता लगता है डॉक्टर सबकी जितनी बीमारियाँ जिंदा हो रही हैं ऑलमोस्ट। माशाल्लाह ज़बरदस्त एक इंटेलिजेंट डॉक्टर भी है। ना सिर्फ हमेशा की तरह आज जो मैं रेसिपी मैंने बनाई है स्पाइसी बैंगन, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। हमेशा की तरह वो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। जी नाजरीन, हमेशा की तरह आज मैं जो बनाया, मैंने स्पेशली बनाया बैंगन, जो स्पाइसी जो बैंगन है तैयार हो चुके हैं और अभी मैजिक शो टाइम स्टार्ट होने लगा है, तो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। और अब 1 2 एंड वाह, ओह यस यस, वाह, ओह यस। जी हाँ, हमारा स्पाइसी बैंगन तैयार हो चुका है और अब ये उड़ने के लिए तैयार है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए। वाह, ओ वाह, ओ यस। जी हाँ, देख सकते हैं जिस तरह मैंने हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी है ऑलमोस्ट खाने में भी उतनी अच्छी है। इसकी जो बेसिकली मैंने बैंगन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे बता चुका हूँ। आप लोग कोशिश करें जब भी आप वैसे सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो आपने साथ साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है और साथ साथ आपने अगर कहीं घर से गैर ज़रूरी बाहर 12 से 4 के दरमियान गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि धूप उस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, डिहाइड्रेशन का मसला भी हो सकता है। जो लोग कमज़ोर हैं अपने साथ पानी की एक बोतल बनाएं, उसमें 2 चम्मच लेमन जूस, हनी और साथ मिंट और खीरा
और साथ साथ कैरेट, इसको बिल्कुल चॉप करके उसमें डालेंगे, जार बना के अपने साथ रख लें। और साथ साथ जब भी कहीं निकलें दोपहर के टाइम गैर ज़रूरी, अगर बहुत ज़रूरी निकलना हो तो साथ बोतल उठा लेंगे हाथ में, और साथ साथ वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ उससे इस्तेमाल से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और आपको जो चक्कर आ रहे होंगे वो भी नहीं आएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जी ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच शेफ़। और आपने बहुत ही अच्छी कमाल है रेसिपी वैसे। बताई है। किचन में आज जो है ना हमारे पूरा कराची वाला हाल हुआ है। पहले लोड शेडिंग भी हुई, फिर भी इन दी एंड बड़ी अच्छी खूबसूरत सी रेसिपी जो है ना शेफ़ ने क्रिएट कर दी। और शेफ़ आपका जो सवाल है ना वो हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, हाइट के हवाले से। हाइट के हवाले से हाइट किस तरह बढ़ती है और कौन सी एज तक बढ़ती है, और बच्चों की हाइट कहते हैं, कभी पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी है, उसका भी बताएं रीज़न। अच्छा, मैं एक बताने से पहले आज बैगन की इन्होंने डिश बताई जी, है, जी, बैगन के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आयरन से भरपूर एक सब्जी है ये, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जी। यानी जिसका अगर घर में बैगन पड़े तो मुंह मुख्तलिफ तरीके से सड़ते हैं हमारे यहाँ, बैगन बना लिया हमारे बना तो नहीं लिया। सड़ते, हमारे लेकिन तो आपको खाते हैं। मज़े की बात बताऊं कि स्पेन की ये कौमी सब्जी है स्पेन बैगन जो है, और उनके पिज़्ज़ा तक में बैगन जो है वो ऑलरेडी शामिल किया जाता है। वो इतना इस हद तक इसको पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव देहात में और ज़्यादातर वो जो इस तरह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर बैगन बनाते हैं, घर में पकते हैं। लेकिन बैगन एक बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी आयरन डिफिशिएंसी को कंप्लीट करती है, आपके अंदर प्रोटीन की अगर कमी है तो उसे कंप्लीट करती है, और यहाँ तक कि फासिद मादों को जिस्म से बाहर निकालता है। तो बैगन का इस्तेमाल ज़रूर घर में रखा करें। और हाइट के लिए मैं कहता हूँ बच्चों को, अगर हाइट की बात आ रही है और बैगन की बात आ रही है तो हफ्ते में 2 मरतबा बैगन से बनी कोई भी डिश दीजिए। उसको पकौड़ों की सूरत में बना लें, आलू बैगन की सूरत में, बैगन के भुर्ते की सूरत में बना लें, या बैगन फ्राई की सूरत में बना लें। कुछ भी, किसी भी सब्जी के साथ आप बैगन का इस्तेमाल कराओ, ये 99.9% बच्चे को फ़ायदा इसलिए देगी कि इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसमें कैल्शियम भी हाइड कर रही है, इसमें आयरन भी हाइड कर रही है। ठीक है ना, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी हमारा जो पाकिस्तान में बिलखुसूस शहर कराची में रहने वालों का जो प्रॉब्लम है वो बादी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक कंसर्न होता है जिसकी वजह से लोग अच्छा, बादी के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि बैगन को अगर लोग जो बादी कहते हैं ना, वो उस सूरत में बादी होता है जब आपका जिस्म, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आयरन सूट नहीं करता और हमें पता ही नहीं होता। वो तो जब डॉक्टर को इंजेक्शन वगैरह या ड्रिप लगते हैं तो पता चलता है, जब इन्फेक्शन होता है कि भाई आयरन अंदर सूट नहीं कर रहा, अगर आयरन वाली कोई भी इंजेक्शन या दवा जब दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैगन को बादी करार दे दिया जाए तो बाकी लोग भी खाना छोड़ दें। मैंने आपसे वही ठीक है, आप अगर आपने खाया, आपको इन्फेक्शन हो, आप छोड़ दीजिए, तो बाकी 10 के लिए तो आप एक पैगाम देंगे भाई मुझे मसला है, आप लोग खा सकते हो उसको। तो जो हाइट के हवाले से जो आपका सवाल था कि छोटे बच्चे जो है वो हाइट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, किस उम्र तक हाइट ग्रो हो सकती है, तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मेरे पास जो पेशेंट है 30 ईयर्स तक, 30 साल की उम्र तक ये ग्रो हो सकती है अगर बेहतर तरीके से तशखीस की जाए, तशखीस इसको करे और बेहतर तरीके से हम इसे डायग्नोस करें तो ये 99.9% रिस्पांस और रिजल्ट के साथ होता है। बेसिकली बच्चों की हाइट 10 साल, 11 साल, 12 साल और 13 साल तक आप बिल्कुल छोड़ दें, आप उस पर बहस ही ना करें। वो जैसा 13 साल के बाद वो एक एज चेंज हो जाती है। यानी देखिए, दहाई के हिसाब से ले लें, 1 से 10 साल और 10 से 20 साल, 10 से 20 साल का जो एक एज है, इस एज में हाइट को 110% 5+ या 6+ पर आना चाहिए। और ये वो एज होती है जिसमें कुदरत अपने रंग को दिखा रही होती है बॉडी के अंदर, जिसमें हड्डियों का ग्रो होना, जिसमें हड्डियों का ग्रो होना, जिसमें आपका खून का निज़ाम दुरुस्त होना, जिसमें आपके जिस्म के सारे मामलात का दुरुस्त होना। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर ले लें पहले, फिर हम ये मौजू को कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें, तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो होगी, ये हाइट के हवाले से जब बढ़ेगी तो देखिए इसमें सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है मिल्क, यानी दूध। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है दूध पकाकर पीने का, जो कि मैं समझता हूँ गलत रिवाज है। नहीं पकाना दूध चाहिए, को कच्चा पीना चाहिए, फ्रेश पीना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सारे शॉप से लेके आते हैं तो उसको बॉईल देखिए, अब मैं आपको बताऊं आप दूध से क्या क्या निकाले, मक्खन भी उसमें से निकालते हो, घी भी उसमें से निकालते हो, फैट्स भी उसमें से निकालते हो, तो फिर आप ये बताएं बाकी आपका बचता क्या है, आप क्रीम भी उसमें से निकालते हो। लेकिन जो आप खालिस पी रहे हो इसका मतलब हो गया कि एक मुकम्मल ग़िज़ा, दूध को अगर एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा गया तो इसलिए कहा गया कि वो एक पूरी एक चीज़ आप बॉडी के अंदर लेकर अपने आप को एनर्जेटिकल करते हो। ये हो सकता है कि हम लोग जो हैं वो कुछ गलती कर रहे हो, हम लोग भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बिल्कुल भी कोई मुझे फ़ायदे नज़र नहीं आते। ये मेरी अपनी राय, मैं इसमें हो सकता है गलत हूँ, आप इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए, डॉक्टर साहब बल्कि इसके आपकी रहनुमाई कर देंगे। क्योंकि ये भैंस का दूध जो है ना,
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब पूरी दुनिया में हम जहाँ भी गए हमने देखा गाय का दूध इस्तेमाल हो रहा है और भैंस का गोश्त जो है वो मीट उसका कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा मीट हम सिस्टम गाय का है, consume गाय का मीट इस्तेमाल करते हैं और भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। क्या ये एक वजह हो सकती है? इसकी एक और सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि जो भैंस है वो ज़्यादा दूध कंज्यूम करती है गाय से, प्रोड्यूस ज़्यादा करती है इस वजह से। जिस बस, वजह ठीक से है। गाय को उतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना भैंस को प्रमोट किया Right, जाता है right. सिंध के अंदर खास करके या पंजाब के अंदर, जी। क्योंकि इन्हीं दो जगहों पे लेकिन गाय का दूध जो है, गाय एक अलग सिस्टम है उसका, वो चालाक होती है, वो तेज़ होती है, वो काफ़ी हद तक एक्टिव होती है। तो जो बच्चे गाय का या बकरी का दूध पीते हैं वो बहुत तेज़, चालाक और चुस्त होते हैं। हाइट बढ़ने में गाय का दूध बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन वही फ्रेश फ्रेश होना होना चाहिए। ठीक है ना। और बकरी का दूध बहुत बड़ा किरदार अदा सबसे करता है। ज़्यादा अगर आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है आप जी, उसको जी। आप इस्तेमाल करा बिल्कुल सकते ठीक हैं। है। देखिए भैंस के लिए कहते हैं कि वो एक जगह बंधी रहती है, चारा खाती है और दूध देती है, उसमें कोई अकल नहीं होती, बस सिर्फ ये होता है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको पानी मुयस्सर है पीने के लिए, ठंडे और गर्म से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी प्यास है, आपको पानी चाहिए, तो आप ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, Right. उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दुनिया में वही आपकी बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर गाय का दूध इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा बच्चों को दूध तो मैंने आपको पहले बताया जो सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीन है, फ्रेश मिल्क इस्तेमाल कराएं। इसके बाद आ जाइए गुड़ की तरफ। जी। आयरन से भरपूर एक मुकम्मल, ये भी एक मुकम्मल आपको ग़िज़ा फराम कर रहा है, दूध भी है, गुड़ भी है। इसके बाद आप आ जाइए दलिया की तरफ, ये भी बच्चों के लिए बहुत अहम है, मुकम्मल ग़िज़ा। इसके बाद आ जाए आप अंडे की तरफ, ये भी एक मुकम्मल ग़िज़ा। इसके बाद आ जाए गंदम की रोटी की तरफ, इसके बाद आ जाए बच्चों के लिए देसी घी की तरफ, जो कि फ्रेश आपको 100% पता है। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगी, ठीक है। उसका फैट्स बनाएंगी। और बच्चों को इस उम्र में फैट्स की इसलिए ज़रूरत Good होती है facts, absolutely. कि जब वो अपर एज में जाते हैं तो यही फैट्स उनके बॉडी को वर्क करता है और इससे हाइट में इजाफा होता है। डॉक्टर साहब आपने जो भी बताया खाने के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से जो जो प्रोडक्ट्स बताए वो बहुत अच्छी बात है और वो कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन बच्चों का आजकल एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जो भी खा रहे हैं वो स्क्रीन देखते हुए खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये very important उनको question. उनको ये सूट सबसे करे, बड़ा मतलब concern है उनको आजकल। कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे अगर तो वो बहुत अच्छा फोकस उनका स्क्रीन में है। आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बड़े स्क्रीन बड़े देख भी देख के लेकिन खाते हैं, तो हम वो तो बच्चों फिर को क्या चले। इल्ज़ाम दें। हाँ। और देखिए मैं एक बात जानता हूँ कि बड़ों से सीखते हैं बच्चे। जी। आप अगर अपने घर में एक माहौल बना के रखेंगे, आप यूज नहीं करेंगे, बच्चे ऑलरेडी सेव रहेंगे, वो नहीं ऐसा करेंगे। ही है। लेकिन जब वो लेकिन देख अब रहे हैं कि बड़ों को आप भी भी वो देख इस्तेमाल रहे हैं, करते हो, बिल्कुल ठीक। अब एक ही कमरे के अंदर बैठ के हर कोई मोबाइल यूज कर रहा होता है, अब वो वेरी राइट। बातें नहीं रही, अब वो मुलाकातें नहीं रही, अब वो Communication डिस्कस नहीं रही नहीं है। है, exactly. लेकिन अब हम लोग स्पेशली लड़ते खाने ज्यादा हैं, के टाइम डिस्कस कम बच्चों को करते हैं। स्क्रीन दी जाती है। हमारा, मैं आपको बताऊं ना, हम लोग लड़ते ज्यादा हैं, डिस्कस कम करते हैं। क्यों? ऐसा ही है। कि हमारे दिमागों में वो जो रेज इतनी भर चुकी है ना, हम अब एक दूसरे से अल्टरनेट हुए। हम बिल्कुल वो ठीक है। मशरिक है तो हमारा रुख मगरिब होगा, हम तुम्हें नहीं सुनना चाहते, तुम हमें नहीं सुनना चाहते। इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो opinion अब में, बच्चे बिल्कुल जो ठीक है। हमारे छोटे जो ये मोबाइल देख रहे हैं, इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ रहा है कि वो शायर होते जा रहे बहुत ज़्यादा, बदतमीज़ होते जा रहे बहुत ज़्यादा, हाजिर जवाब होते जा रहे बहुत ज़्यादा, जिसके मुझसे उम्मीद नहीं रख रहे कि भाई ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस उतना होना चाहिए। अब आप और हमारी उम्रों के जब हम लोग हुआ करते थे, आपको हटा के, तो जब हम लोग हुआ करते थे तो क्या होता था कि भाई हम लोग इतने चालाक नहीं होते थे, हम तो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा ही। लेकिन अब जो जनरेशन आई है, अब ये तो भाई हम ही पढ़ा रही है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं चालाक हूँ। नहीं अब बहुत चालाक है। ठीक है, स्मार्ट हूँ। अच्छा चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं, आपने ये बात की है लाइफस्टाइल के हवाले से भी बात करना ज़रूरी। अभी आपने जैसे कहा हमारे दौर में, हमारे से मुराद ये दी जाती है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन और उसके बाद तीसरी Millennials। जनरेशन आती है। एग्जैक्टली। तो वैसे जनरेशन एक्स से बिलोंग करते जी, हम लोग तो हैं, ठीक है जी। XYZ। तो कहने का मकसद ये कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके हमारे ज़माने की बात जब हो रही है तो उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी कि हम पढ़ाई के बाद सबसे ज़्यादा ग्राउंड के अंदर फील्ड में जाकर टाइम दें, और वही हमारी किसी न किसी की कोई ना कोई स्पोर्टिंग बहुत अच्छी बात की है। अब वो नहीं अब आप मुझे ये नजर आ देखें रही। यासिर के बच्चा मैट्रिक में आता है, उसे क्लब जाना है जी, बॉडी जी, बिल्डिंग क्लब ये भी एक कॉन्सेप्ट के में फिट अगर होना है जब तो ये बच्चा तरीका है। 9-10 में होता था तो वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा होता था, हॉकी खेल जी, रहा होता था, जी। या रनिंग वगैरह चल रही बिल्कुल है, ऐसा ही। पकड़ पकड़ाई हो रहा है, वो एक माहौल बना रहता था सारा, जी। बच्चे लोग एंजॉय करते थे। अब तो वो चीज़ें ही नहीं है ना, अब तो बच्चे उस टाइम पे, जिस टाइम पे खेलना है उस टाइम पे वो मोबाइल देख रहे होते ऐसा ही हैं, है। या फिर बच्चा जिम चला जाता है, वहाँ जाके वो अपने डोले शोले बना रहे हैं। और भाई
इन डोले शोले में कुछ नहीं, तुझे थोड़ी सी अपने आप को वही फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि आप अपने आप को खेलों की तरफ लगाएं, इससे माइंड का आप एक्टिव होता है, इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव होती है, इससे आप शार्प होते हैं, इससे आप तेज होते हैं और बुढ़ापे के लिए एक मजबूत बुनियाद अपनी आप रख रहे होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि जब हमारा बच्चा जिम जाता है तो वहाँ पे वो मुख्तलिफ किस्म के पाउडर यूज कर रहा होता है, जिसको हम बूस्टर कह सकते हैं, एनर्जी बूस्टर, ठीक है, एनर्जी बूस्टर कह सकते हैं। अब वो क्या है कि वो भी ज़रूरत नहीं है उसके जिस्म को, लेकिन जो वो इस्तेमाल करके परेशान हो रहा है उसकी भी ज़रूरत नहीं है उसके जिस्म को कि वो उसको इस्तेमाल करे या उससे परेशान हो। नेचुरल ग़िज़ा में बता देता हूँ, सबसे बेहतरीन जो है वो भैंस का गोश्त है, दूध है, अंडा है, देसी घी है। अच्छा, गोश्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये आपका जो आप डोले शोले चाहते हो ना, गोश्त आपको प्रोटीन ऐसा फराहम करता है, और भैंस का गोश्त बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटीन अपने अंदर रखता है, गाय से ज़्यादा, बच्चे के गोश्त से ज़्यादा, और मुर्गी के गोश्त से ज़्यादा, बकरी के गोश्त से ज़्यादा, और मछली के गोश्त से ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा फ़ायदा। और लाल आटे की रोटी जो प्योर गंदम की होती है, जिसमें छना हुआ, जिसे हम आटा नहीं कहते हैं, ये दो चीज़ें भी अगर आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें तो आप यकीन जानें कि आपकी बेहतरीन एक लुक आएगी, और आपका जो ख्वाब है कि जी मैं खूबसूरत मेरी बॉडी बननी चाहिए, उस तरह से बनेगी। लेकिन अब आ जाते हैं हम फिज़िकल एक्टिविटी, तो छोटे छोटे बच्चों को घर से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दो आप कि जाओ ग्राउंड में जाके खेलो, आप उन्हें फुटबॉल ला के दे दें, आप उन्हें हॉकी ला के दे दें, कुछ भी नहीं करेंगे, उसी मिजाज के 2-3 बच्चे आपस में डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर साहब कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी जाहिद हुसैन शाह, टांडा मानसेरा से। जी कहिए। जी, शुगर के बारे में आपसे पूछना था, शुगर के मामला के बारे में। शुगर के मामलात के बारे जी में मैं आपको तफसील से बता दूंगा, लेकिन हम इसके लिए एक नेक्स्ट पे इंशाल्लाह या नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ी एहतियातें बता देता हूँ, बता दें सबके ताकि लिए हो आपने जाए। कॉल की इतनी मोहब्बतों से मानसेरा से, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतनी दूर से कॉल करें। मैं शुगर के हवाले से ज़रूर आपको बता दूँ, कुछ गाइड कर देता हूँ मैं, ताकि जितने भी, अच्छा मैं ये जो अभी गाइडलाइन दे रहा हूँ ये किसी भी शुगर के मरीज को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, ये 100% फ़ायदे वाली चीज़ बता रहा हूँ। देखें, सबसे बेहतरीन शुगर वालों के लिए जो चीज़ है ना, मैं 2 शब्दों में ये सारी बातें करना चाहूँगा, वो है सिरका। शब्दों में? बहुत खूब। जामन का जी, सिरका, इससे बेस्ट शुगर का कोई इलाज नहीं है। और अगर आप जामुन का सिरका यूज नहीं करते, अच्छा जामुन के सिरके का तरीका सिर्फ दोपहर में, ना आप उसे रात में इस्तेमाल करें, ना सुबह नाश्ते पे इस्तेमाल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सिरका एक अच्छा सालन है और अच्छी सेहत इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो यकीनन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया, तो कुछ ना कुछ तो इसकी आला ज़रफ़ी होगी ना सिरके की भी, कि जो हमें हमारे खानों में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ सिरके वाली प्याज, जो कि आपको हैदराबाद से इजीली मिल जाएगी, जार में आती है, ये सिरके के अंदर डूबी हुई होती है, जामुन के सिरके में तैयार कर लें। अगर एक प्याज भी आप रोजाना से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फास्टिंग शुगर है, जो 220, 240, 300 चल रही है नेचुरल, वो नॉर्मल रहेगी 200 के ऊपर, 180 के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 2 प्याज का इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, यानी खाना जब आप आधा खा लें, आखिरी का जब खाना खा रहे हैं, आप शुरू का खाना जब खा रहे ले रहे तो फास्टिंग कर रही है, और जब आप लास्ट में उसको ले रहे हैं तो वो रैंडम शुगर को आपके कंट्रोल करती है। आप इसका इस्तेमाल रखें, आप देखिएगा कि कुछ अरसे में शुगर आपके कंट्रोल होगी। लेकिन जब आपको शुगर कंट्रोल हो जाए तो खुदारा फिर इसे इस्तेमाल ना करें, कि आप फिर रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा से कॉल करने की कोशिश करें। वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। एक क्वेरी भी थी, वो ज़रा शेयर कर दें जी। अच्छा, जहां साहब कराची से कॉल कर रहे थे, यूरिक एसिड के हवाले से, यूरिक एसिड का मसला जानना चाह रहे थे। जी, यूरिक एसिड के हवाले से जानना चाहते हैं, बड़ा हुआ है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए मैं बता सकता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपकी एज 40+ है तो आप चर्बखोरी बंद कर दें। बहुत अच्छी बात है, सीधे लफ्जों में सीधी बात, यानी कि ओवर ईटिंग कह लें, मतलब बाहर के खाने कह लें, गैर ज़रूरी खाना कह लें, आप नॉर्मल खाना इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि अब आपने अपनी एज के उस हिस्से में है कि जिसमें आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, बीमारी की तरफ लेकर नहीं जाना है। तो यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है, शहरों में अलग अलग वजूहात हैं, लेकिन कराची की जो वजूहात है वो जहनी तनाव और जहनी दबाव है,
जिसकी वजह से परेशानी की सूरत में या डिप्रेशन की सूरत में लीवर पर बहुत ज़्यादा जब बोझ पड़ता है तो ये यूरिक एसिड को एक और डिसॉल्व कॉलर नहीं है कर डॉक्टर पाता। साहब हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहा है, फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज आ रही है बंद करके, वक्त बहुत कम है, अगर बात करनी है आपने टेलीफोन पे टीवी कॉल का मिलाई है वॉल्यूम उस पे बंद बात कर करें दें, जल्दी जल्दी। जी अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप कर दें, वक्त क्योंकि कम होता है, इतनी बार बार ये बात समझानी पड़ती है कि आप जब भी कॉल मिलाएं फोन के ऊपर टेलीविजन बात की करें, आवाज़। टीवी के ऊपर अपनी आवाज ना सुने, उसमें ताखीर होगी, आपसे बात नहीं देखिए हो ये तो पाएगी। एक सिलसिला हमारे मुल्क का अज़ल से चला है और अब तक चलेगा, तो ये तो मसला ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर अब हम दोबारा next बात हो अगर जाएगी, आप कोई अपने मसला आप को नहीं है। दोबारा सुनना जी हाँ, चाहें बिल्कुल। तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हाँ जी, हमारे। She's right. बिल्कुल, ये सबसे इंशाल्लाह। आसान तरीका है, आप तो बाद में बस ये है कि यूरिक एसिड को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इसमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास जो ग़िज़ा मौजूद है वो दलिया मौजूद है, आपके पास दूध मौजूद है, और आपके पास सबसे आपको शायद हैरत होगी कि शहद जो है ये सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप गर्म पानी में इसको खालिस शहद, सुबह खालिस शहद, अगर खालिस का ये है कि अगर आप मक्खी को रख के देखें वो डंग शंग मार ले आगे पीछे तो समझ जाइए छत्ता असली है, तो आप वहाँ से शायद ले सकते लेकिन बहुत सारे प्रोसेस्ड खाने भी आने लगे हैं जिसमें शुगर होती है। अभी तो देखिए ना, अभी तो हर चीज़ हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे, सब माजरत आपके अल्फाज मैंने चुराया, अल्लाह माफ़ करे तो कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कहते तो हैं। होता क्या है कि ये हर चीज़ चाइना से जो आ रही है, ये सब बन के जो आ रही है ना, अब हमें तो पता ही नहीं चलता। और हकीकत है यासिन, मैं आपको बताऊं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि असल क्या है और नकल क्या है, हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यही हमारी सेहत के लेकिन लिए उसका सबसे भी तरीका खतरनाक है, आप होता है। शहद को जो है पहचान सकते हैं कि आया वो असल है या नकल, फिर किसी दिन बताएंगे, वो मुझे पता जी है। जी बिल्कुल, वो मैं इंशाल्लाह आपको हम बताऊंगी। जरूर बिल्कुल आपसे पता करेंगे ये कि भाई जानना ऐसा आपके लिए क्यों है। जरूरी है। जरूरी तो है। शहद का इस्तेमाल बता- जब आप करते हैं तो यूरिक एसिड अच्छा होता है। और मैं आपको छोटे बच्चों के लिए जो हाइट उनकी ब्लॉक हो रही है उसके लिए मैं आपको 3 दवाएं बता रहा हूँ। इन दवाओं को लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए, बहुत बेस्ट है। पहली दवा है किलकेरिया कार्ब, दूसरी दवा है ब्राइटा कार्ब, और तीसरी दवा है किलकेरिया फास। इसके अलावा अलामात के हिसाब से जो भी इसके साथ मेडिसिन हमें जोड़नी होगी वो हम उसे जोड़ेंगे, लेकिन ये वो बेसिक दवाएं हैं जो बेस बनाती हैं, जिसमें ब्राइटा कार्ब है, किलकेरिया कार्ब है, और जो है किलकेरिया फास मौजूद है, काली फास मौजूद है। ठीक है, ये वो दवाएं जो बेस बनाएंगी। इसके साथ हम कोई भी होम्योपैथिक दवा और मजीद इस्तेमाल करा सकते हैं अपने पेशेंट के लिए, ताकि और ख़ास करके अपने होने नौजवान बच्चों के लिए जो अब जवानी की तरफ आ रहे हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें और अच्छे से जी सकें। ठीक है डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारी क्वेरीज के हवाले से बात की। आप लोगों ने जितनी भी क्वेरीज हमें दी हैं, हमने कोशिश की है कि हम अपने सेगमेंट में उन्हें शामिल कर लें, लेकिन अगर रह भी गई हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर हम मेंशन कर देंगे अपनी बिल्कुल स्क्रीन ऐसा ही पर। है, आप और वो उनको थ्रू आउट चल रहा है। था, देखिए आप गुजारिश उनको ये सेव है, कर लें। एक चीज़ का हमारा और तस्करा करते जी, चलें जी, यहाँ पर कि हम बारहा इस चीज़ का जिक्र करते आए हैं, गुज़िश्ता मेरे ख्याल में कोई 17-18 सालों से तो कर रहे हैं। या जब भी आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए, कोशिश ये किया करें कि आप जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है उसी के ज़रिए बात करें। अभी बहुत सारी कॉल्स को इसी वजह से हमें ड्रॉप करना पड़ा, तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम में आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिसका भी हमारा ने तस्करा किया है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर्स इसीलिए चलाए जाते हैं, बारहा मेंशन किया जाता है, एड्रेस वगैरह भी, कि आप इसके ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन के ऊपर भी नंबर्स आ रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, और नीचे जो हमारे जो भी मॉलेज होते हैं उनका ज़ाती नंबर होता है। थर्डली ये कि ये हमारे सारे ट्विटर हैंडल वगैरह सब स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। अब तो एक्स को नाम हो चुका है उसका, तो यूट्यूब हमारे चैनल का जो हैंडल है, व्हाट्सएप भी हमने मेंशन किया, भी व्हाट्सएप mention नंबर है। अगर आप हमारे किचन का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, एज ए गेस्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप उस पर हमें अपना मैसेज करें अपना नाम पते के साथ, और फिर हम आपको कंसीडर करेंगे। और कोई भी क्वेरीज हो आप हमें शेयर करें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें, हमारे रील्स को और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो भी राय है हमारे प्रोग्राम के लिए वो आप हमें ज़रूर दें। बस इसी के साथ इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। यासिर को, अम्मारा को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।